पार्टिसिपेंट्स को आने होंगे, आ जाएंगे, 2 4 और आएंगे। तो अगर शुरू करना है तो आई एम अवेलेबल। करने सही। और इस- अदरवाइज अगर कोई रीस्केड्यूल करना है तो भी नहीं 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 मेरी वजह से। नहीं, बस करते हैं। अगर एक दो ने और ने आना है तो आ जाएंगे, वरना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज की जो क्लास थी वो उसका सेकंड पार्ट थी, और सेकंड पार्ट इसलिए थी कि इसमें सम इफ, काउंट इफ, एवरेज इफ या इफ्स जो है उसका थोड़ा सा एक अलग तरह का काम है, जो इंट्रोडक्शन से आगे की चीज है। अच्छा, ये इसके लिए मैंने ये दो, जी तो वही वाला डेटा है जो पिछली दफा डिस्कस हुआ था, और एक ये नया डेटा है। तो जी बिल्कुल। इस नए डेटा में मैंने जो काम किया वो ये किया है कि कभी कभी हमारे पास कुछ इस तरह की सिचुएशन मिल जाती है जहाँ हमारा डेटा इस तरह से हॉरिजॉन्टली काफी ज्यादा फैला हुआ होता है। ज्यादातर हमारा काम वर्टिकली होता है, जैसे हमने यहाँ पे किया था। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारा काम हॉरिजॉन्टली भी काफी ज्यादा एक्सपेंड हो जाता है, और फिर उसको मैनेज करने में थोड़ा सा मसला आ सकता है। तो उसको सम इफ, काउंट इफ, एवरेज उससे किस तरह हम कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपके सामने ये है। तो अच्छा, मैंने ये भी किया है, और क्योंकि मैं ये काम करता भी हूँ कि जब मैं एक्सेल यूज कर रहा हूँ तो मेरी मैक्सिमम कोशिश ये होती है कि मर्ज एंड सेंटर किस्म की चीजें ना की जाए, जो हम यहाँ से बड़े मजे से कर लेते हैं। और हम ये ठीक है। समझते हैं कि जी प्रेजेंटेशन के पर्पज से जो है ये काफी अच्छा लगेगा। तो वो एक हमारी आसानी जो है वो कई दफा जो है हमारे लिए आगे जाके परेशानी का बाइस बन जाती है ना। तो ऐसा है कि मर्ज एंड सेंटर करने की बजाय फिर सवाल ये उठता है कि जी, अब जैसे यहाँ पे नजर आ रहा है ना, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर या आगे जो भी आ रहा है, तो वो एक सेंटर सेंटर जैसे ही नजर आ रहा है। अब तो सवाल ये होता है कि जी हाँ जी, ये सेंटर तो सही है, तो ये सेंटर आया कैसे, ठीक है ना। तो ये भी थोड़ा सा एक बात कर लेता हूँ मैं। मसलन अगर अभी मैंने यहाँ तक किया ना, 4 4 महीने लिए हैं, वैसे क्वार्टर 3 मंथ का होता है, लेकिन बहरहाल मैंने उस पर्पस के लिए कि हमें एक सिनारियो बनाना है, तो मैंने 3 से ज्यादा ही ले लिए, 4 5 6 जितने भी महीने होने थे। अच्छा, अगर इन 4 महीनों के दरमियान में भी मुझे सेंटर करना है तो मैं उसके लिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि मैंने वो सेंटर कैसे किया है। तो मैंने यहाँ पे कराची लिया और इन सबको सिलेक्ट किया, कंट्रोल 1, फॉर्मेट सेल्स, डायलॉग बॉक्स, उसमें अलाइनमेंट की टैब में है। अलाइनमेंट की टैब में हॉरिजॉन्टल में हमारे पास एक ऑप्शन मौजूद है, सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन। तो अगर मैं इस पे क्लिक ओके कर देता हूँ तो ये देखिए बिल्कुल मिड में आ गया ये। तो ये बेसिकली तो यहाँ पर ही है, ये यहाँ पर ही है कराची, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है। लेकिन ये मर्ज नहीं हुआ, ठीक है ना। मर्ज के अपने नुकसानात हैं, और कोशिश करना चाहिए उसको अवॉइड किया जाए। अलबत्ता अगर हम ऊपर कोई टाइटल बनाते रिपोर्ट का तो उसमें हो सकता था मर्ज कर लेते, फिर भी अगर मर्ज ना किया है तो ज्यादा बेहतर है। चलें, ये तो एक अलग बात हो गई। अब जो हमारा पर्पस था यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने 4 जुलाई, 23 अगस्त, और ये 4 4 महीने लिए मैं। लेट सपोज मुझे जुलाई में देखना है कि जुलाई में हमारा टोटल कितना है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि पहली बात तो यही कि हम सम इफ करेंगे या काउंट इफ करेंगे, वो रिकॉग्नाइज हो गया कि सम इफ करेंगे। सम इफ के बाद अगली बात ये कि सम इफ करें या सम इफ्स करें। वैसे तो यहाँ पे सम इफ ही बनता है क्योंकि सिंगल कंडीशन है, लेकिन अगर हम सम इफ्स की आदत डाल लें तो वो इसलिए अच्छा है कि सम इफ्स, जैसे कि पहले भी बात हुई पिछले सेशन में भी, कि सम इफ्स सिंगल कंडीशन को भी कैटर करता है और मल्टीपल कंडीशंस को भी। तो अगर हम सम इफ्स की आदत डाल देंगे तो ज्यादा बेहतर है। अदरवाइज सम इफ भी यहाँ पे काफी था, ठीक है ना। तो सम इफ्स के पहले आर्गुमेंट सम रेंज, हमें सम किसका करना होगा। अच्छा, हम यहाँ से लें या यहाँ से लें, ठीक है ना। मैं यहाँ से ले लूँ क्योंकि हमें ऊपर भी यहीं से ये मिल रहा है, मैं यहाँ से यहाँ तक ले लेता हूँ। और उसके बाद क्राइटेरिया रेंज ये रहा। और उसके बाद क्राइटेरिया मेरा ये, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि यूं भी हम कर सकते हैं अगर हमारे पास हॉरिजॉन्टल डेटा है। अलबत्ता ये जरूरी है, ये बात जरूर है कि मैं ये नहीं कर सकता, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे इसका हिस्सा भी नहीं बनाया कि मैं एक तरफ हॉरिजॉन्टल करूं और दूसरी तरफ वर्टिकल भी कर लूं। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को समीप से नहीं किया जा सकता, उसके लिए तो फिर जाहिर है हमारे पास
दूसरे फंक्शन में वी लुकअप हो सकता है, या इंडेक्स मैच का कॉम्बिनेशन, या कुछ और हो सकता है, जहाँ पे हम सिर्फ ये देख सकते हैं कि फलाने महीने में और फलाने प्रोडक्ट में और फलाने सिटी में, वो फिर एक सिंगल वैल्यू का ऑप्शन है भारत, उसको मैंने इसलिए यहाँ पे नहीं लिया। इसका मतलब है कि जुलाई, और इसी तरह से अगर मुझे अक्टूबर भी देखना है तो मैं जस्ट यहाँ पे लाने के लिए फिर मैं क्या करूँ, मैं यहाँ पे ले आता हूँ, कंट्रोल टी कर देता हूँ, चलो यूं ले आता हूँ, यूं ले आया। अब जाहिर है उसने रिलेटिवली चेंज कर दिया है अपना, तो मैं इसको पहले सही कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है ना, तो इस तरह से उसने जुलाई और अक्टूबर का मुझे बता दिया। अब यहाँ पे फिर वही चीज के जो पिछली में हुआ था, लेकिन मैंने कहा मैं यहाँ पे भी कर लेता हूँ। लेट सपोज अगर हमारे पास एक्सेल नया वाला है जिसमें डायनामिक एरे अवेलेबल है, तो फिर हमारे पास एक क्वेश्चन ये भी है। लेट सपोज मुझे जुलाई अक्टूबर एक ही सेल में देखना है, यहाँ पे देखना है जुलाई अक्टूबर का कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। तो एक तो बात जाहिर है ये हो सकती है कि जी सही है जी, आप ये और ये प्लस कर लो, ये आ जाएगा। दूसरे आप ये भी कर सकते हो अगर आपके पास डायनामिक एरे नहीं है, ठीक है ना। फिलहाल अगर हम ये बात सपोज करें कि डायनामिक एरे नहीं है और हम उसी एक्सेल पर हैं जिसमें डायनामिक एरे नहीं होता था, तो फिर भी जाहिर है हम यूं कर सकते हैं। दूसरे वाले में हम सिर्फ ये हमारा क्राइटेरिया जो था 18 के बजाय 19 जाएगा, तो बस ये फर्क पड़ गया। लेकिन अगर हमारे पास डायनेमिक एरे है और लेट सपोज कि हमने यहाँ पे ज्यादा महीने रखे थे, या कोई और कोई भी चीज थी, तो डायनेमिक एरे का हम फायदा उठा सकते हैं। तो डायनेमिक एरे में अब हम क्या करते हैं, डायनेमिक एरे अगर हमारे पास मौजूद है तो फिर हम यहाँ पे क्राइटेरिया में भी हम रेंज लगा सकते हैं, अदरवाइज क्राइटेरिया में रेंज नहीं लग सकती। और चूंकि वो वाली चीज के हमें अलग अलग वैल्यू नहीं देखनी है, हमें उसको एक ही, कौन सा में डाल देते हैं इसको, हमें एक ही सेल में मुकम्मल चाहिए। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन था वो यहाँ पर आ गया। ये पिछली क्लास में भी किसी हद तक हुआ था, लेकिन आज मैंने कहा कि इसको आज भी हम एड्रेस कर लेते हैं। अच्छा जी, अब एक और जो बहुत ही प्रैक्टिकल हमारा सिनारियो आता है और हॉरिजॉन्टल के लिहाज से आता है, वो ये आता है कि जी अब मुझे अगर जुलाई का देखना है तो मैं क्या करता हूँ, जो हम आमतौर पे करते हैं कि जी ये लो प्लस ये लो प्लस ये लो, और ये जुलाई में करता चला जा रहा हूँ। ये जी 1 2 3 4 5, ठीक है, ठीक है। ये मैंने यहाँ तक कर लिया। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक एडवांटेज आमतौर पे प्रैक्टिकली यही होता है, हमारे पास एडवांटेज ये होता है कि जी पैटर्न बिल्कुल सेम है, तो बस सही एक दफा मैंने फार्मूला बना दिया, तो बस मैं इसको यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक कर देता हूँ, ठीक है जी। तो अच्छा, लेकिन लेकिन एक चीज और है ना, एक चीज तो यहाँ पे ये है कि एक चीज तो यहाँ पे ये है कि अभी तो चलो 5 हो गए, कभी कभी तो प्रैक्टिकली हमारे पास इतना ज्यादा लंबा हो जाता है कि वो 12 15 और 20 और पता नहीं कहाँ तक चली जाती हैं। यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे फार्मूला आ रहा होता है, फार्मूला सिंपल सा ही होता है, प्लस 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 चल रहा होता है, या कोई इसमें सम भी लगा सकता है, ठीक है ना। ये दोनों ऑप्शंस हैं, सम लगाएंगे तो फिर प्लस की जगह कॉमा आ जाएगा। तो ये तो खैर वो ऐसा वो नहीं है, कोई सिंबल इस्तेमाल करता है या कोई फंक्शन इस्तेमाल करता है, तो बात तो वही है। इसको अगर मैं देखें, अब इसमें एक और चीज जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे रेड किए हुए थे, यहाँ पे एक और चीज, लेट सपोज कि अब यहाँ पे मैं एक और चीज एज्यूम कर रहा हूँ। लेट सपोज कि ठीक है ना, ये तो इससे तो सब वाकिफ हैं, अभी कुछ लोगों ने नया नया ज्वाइन किया इसलिए भी मैं थोड़ा सा उनके लिए रुकता हूँ। बात ये हो रही थी कि कभी कभी हमारे पास प्रैक्टिकली इस तरह का सिनारियो आ जाता है जहाँ पे हमारे पास हॉरिजॉन्टल शेप में डेटा होता है। ये तो फिर भी मैंने थोड़ी एग्जांपल कम ली है, सिर्फ एक जाहिर है वो मैंने एक वो इमेजिन दे दिया, एक वो पर्सपेक्टिव दे दिया कि हाँ इस तरह का डेटा आ जाता है। तो कभी कभी हमारे पास हॉरिजॉन्टल डेटा इतना ज्यादा होता है, ठीक है ना। ये फिर भी मैंने थोड़ा कम दिया, इससे भी ज्यादा ज्यादा आमतौर पे हम लोग के नजरों से गुजरता रहता है और हम लोगों ने काम भी किया होता है उस पर।
तो हमारे पास जो डेटा है वो हॉरिजॉन्टली शेप में आ गया है किसी वजह से, और हॉरिजॉन्टली वो इतना ज्यादा है कि वॉइस की शिकायत सिर्फ आपकी तरफ से आई है, बाकी नहीं आ रही। बल्कि शुरू में जो हमने जो सबसे पहले पार्टिसिपेंट थे उनके साथ तो मेरी बात भी हुई है। तो आप अपने पास चेक करें, आपके पास कोई मसला आ सकता है। बाकी मेरी तरफ से वॉइस का मसला नहीं है, हाँ नेट का हो सकता है थोड़ा सा इश्यू, जिसकी वजह से आपको आवाज प्रॉपर ना आ रही हो, ये तो मसला आ सकता है। लेकिन नो वॉइस जो है ना, उसका मतलब ये कि ये आपके एंड पे कोई मसला है। आप अपने पास सेटिंग चेक चेक करें। अच्छा, तो वॉइस इशू आ गया है? पहले तो हमने बात की अब्बास भाई जब तो आवाज सही आ रही थी। नहीं, वॉइस बिल्कुल नहीं आ रही है या वॉइस में जी कुछ मसला आ रहा है जी कि मुझे जी, बस बताएं। वो नहीं 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 नहीं, सॉरी, बस कभी कट जाती हाँ है, कभी बिल्कुल ठीक आ रही है, कुछ हाँ, इस वो तरह से अभी हुआ था, जी हाँ जी, अभी आ रही है। सही है सही है। हाँ वो तो मैंने पहले ही कहा था कि थोड़ा नेट का इशू आता रहता है। मैं काफी वक्त से नेट से परेशान हूँ, लेकिन बस और कोई अल्टरनेट नहीं मिल रहा है, तो फिलहाल जो हमारे मोहल्ले का नेट है उसी को यूज कर रहे हैं। अच्छा, तो मैंने ये किया कि ठीक है ना, तो मेरे ख्याल से बात हो गई है कि मैंने ये बताया कि जी अगर हमारा हॉरिजॉन्टल डेटा है, और अगर लेट सपोज कि ये इससे भी ज्यादा है, जो कि कई कई कंडीशंस में यहाँ पे हमारे पास इतने सारे एड्रेसेस आ जाते हैं वो, ठीक है ना। अच्छा, अब बात ये हो रही है कि नेक्स्ट स्टेप ये है कि लेट सपोज कि ये वाला जो था लाहौर वाला, इसने सितंबर तक काम किया था किसी वजह से, अक्टूबर से हमने इस पे काम नहीं किया था, यहाँ पे हमने इसको बंद कर दिया या जो भी बात है। इसी तरह पेशावर में अगस्त में डिसकंटिन्यू हुआ, कोई वहाँ पे रेनोवेशन का वर्क आ गया या कोई भी वजह हो गई, जुलाई में सखर में हमने काम ही अगस्त से शुरू किया। अगर हमारी कंडीशन ये आ जाए, अब दोनों चीजें हैं, इसका मतलब है कि अब उस वाली चीज को भी मैं यहाँ पे एड्रेस करना चाह रहा हूँ, जो ये अगर लेट सपोज हमारा पैटर्न बिल्कुल सेम होता तो भी। और दूसरा ये कि अगर हमारे पास सिचुएशन ये आ जाती है, तो जाहिर है हमारे पास ये एरर आ सकते हैं। और फिर अगर लेट सपोज फिर वही बात है कि ये तो सारी फिर मैनुअल हो जाएगी। अगर हम इसको मैनुअली सही करते रहें तो जाहिर है ये तो हमारा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। हम ये कहें कि जी जुलाई में आप सिर्फ जो है ना यहाँ का डेटा लें और यहाँ का डेटा लें। ठीक है ना, तो ये जाहिर है टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा अगर हम इस तरह का ख्याल रखेंगे। फिर जाहिर है मेरे ख्याल से फिर उसका अगला ऑप्शन फिर यही कहा जाएगा कि जी हम फिर ये कर लेते हैं कि ठीक है, जहाँ जहाँ ऑपरेशन नहीं हुए हम वहाँ पे 0 0 डाल देते हैं। ठीक है ना, फिर दूसरा यही कहा जाएगा कि जी फिर हम यही कर लेते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से वैसे भी अगर लेट सपोज दोबारा हम ये इज्यूम कर लेते हैं कि ठीक है जी, लेट सपोज कि या तो बिल्कुल यही पैटर्न चल रहा है हर जगह, या ये कि हमने यहाँ पे 0 0 डाल दिए, ठीक है ना, अपने काम को आसान करने के लिए कि जी हमें कोई परेशानी ना हो। तो उस सूरत में भी मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा ये कि अगर हम इसको इस चीज को भी हम सम इफ से कर लें, तो वो हमारे लिए ज्यादा, मैं समझता हूँ कि ज्यादा बेहतर है, ज्यादा इफेक्टिव वे है। सम इफ्स, जैसे कि पहले मैंने कहा कि सम इफ की जगह अगर हम सम इफ्स का ही इस्तेमाल कर लें और उसके आदी बन जाए तो वो ज्यादा अच्छा है। अब हमें सम किसका करना है? सम हमें इस पूरी रो का करना है, ठीक है ना। हमें जाहिर है सिलेक्शन ही तो वही तो आसान करना है ना हमें अपना काम, कि वो हम मैनुअली जो हम सिलेक्ट कर रहे थे उससे ही तो हमने बचना है ना। क्राइटेरिया रेंज मैंने कहा कि जी वो तो ये है, क्राइटेरिया रेंज यहाँ से आ रहा है। और क्राइटेरिया क्या हुआ? क्राइटेरिया ये हो गया। अब इसमें जाहिर है मुझे सबसे पहली चीज तो ये कि इसका मतलब है कि B3 to U3 करंट रो है। करंट रो है तो करंट रो को हमें रिलेटिव रखना है, ठीक है ना। ये तो जाहिर है इस चीज में मैं ज्यादा नहीं पढ़ूंगा कि रेफरेंसेस कौन कौन से होते हैं, रिलेटिव या एब्सोल्यूट या मिक्स वगैरह।
इस पे मैं इसके बेस पे नहीं जा रहा हूँ, इसके बैक एंड पे नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि आज हमें कुछ एडिशनल टास्क करने। अच्छा, तो इसका मतलब ये कि मुझे P3 और U3 थर्ड रो को तो मुझे रिलेटिव रखना है, लेकिन रिलेटिव मुझे इस तरह रखना है कि अगर मैं अगस्त में आऊं तो ये ना हो कि ये सारे एड्रेसेस फिर वहां पे चेंज हो जाएं। तो इसका मतलब है कि मुझे यहाँ पे B और U को मुझे रोकना है, 3 को नहीं रोकना, ठीक है ना। बी को रोकना है कि बी से ही शुरू और यू पर ही खत्म हो। ऐसा ना हो जब मैं अगस्त में आऊं तो वो सी से शुरू होकर वी तक चला जाए, ठीक है ना। तो बी से यू तक रखना है, लेकिन 3 को रिलेटिव रखना है, ताकि 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, ये सिलसिला चलता रहे। जबकि B2 से U2 ये मैं एब्सोल्यूट कर सकता हूँ, क्योंकि ये तो हर सूरत में इसकी बेस पर वो देखेगा, इसकी बेस पर डिटरमाइन करेगा कि इस वक्त आप जुलाई में काम कर रहे हैं या अगस्त में काम कर रहे हैं। और अगर हम इसको भी, अगर हम इस तरह, नहीं यही सही है, बिल्कुल सही है। और V2 में हमने रिलेटिव छोड़ना है, हाँ V2 में भी फिर वही वाली बात, 2 को मैंने एब्सोल्यूट करना है, 2 को मुझे एब्सोल्यूट करना है, ठीक है ना। V और VW एक्सचेंज होता रहे, जब मैं अगस्त में आऊं तो ये W हो जाए, सितंबर में आऊं तो X हो जाए, लेकिन जब मैं रो चेंज करूं तो ऐसा ना हो कि वो V3 कर दे। हर हालत में उसको V2 को ही रखना है, ठीक है ना। ये चीज हमें पता होनी चाहिए। तो अब अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ, ये, तो इसका मतलब है कि एक तो हमारा काम ज्यादा, ये ज्यादा मैं आप लोगों को सजेस्ट ये करूंगा कि अगर हम सम इफ से इस काम को कर लें तो ये ज्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि हम वहां पे जो बार बार प्लस प्लस लगाए जा रहे होते हैं और बार बार देख रहे होते हैं, उस चीज से हम बच सकते हैं। उस चीज से बच भी सकते हैं और वहां पे गलती का भी इम्कान होता है, खासतौर से जब हमारे एड्रेसेस काफी बड़े होने लग जाते हैं या ज्यादा होने लग जाते हैं, ठीक है ना। अगर हमारे बहुत सारे कॉलम्स हैं और कॉलम चलते चले आ रहे हैं, चलते चले आ रहे हैं, तो ज्यादा बेहतर ये कि हम इफेक्टिव काम करें। अब अगर मैं यहाँ पे वही वाली बात कि अगर मैं यहाँ पे डिलीट करता हूँ तो इंशाल्लाह यकीनन यहाँ पे एरर नहीं आएगा और वो अपने आप को एडजस्ट कर लेगा ना। असल बात तो ये है ना। तो इसका लिए अगर मैं इसको डिलीट भी कर देता हूँ, ये देखिए कोई एरर नहीं आया, जाहिर है उसने अपने आप को फौरन एड्रेस, उसने अपने आप को एडजस्ट कर दिया कि ठीक है जी, यहाँ से यहाँ तक कितना आ रहा है। मैं आमतौर पे ये भी करता हूँ कि मैं चेक भी कर लेता हूँ, तो मैं एक रफली चेक कर लेता हूँ ना कि हमारा जो टोटल आना चाहिए वो आना चाहिए 110 712 367, ये आ रहा है 110 712 367। मैं फिलहाल इसको दोबारा रिस्टोर कर लेता हूँ। तो उम्मीद है ये आप लोगों को बेहतर लगा होगा। अच्छा, अब हमारा ये वाला डेटा जिससे हमने पहले भी काम किया था, तो मैं इस डेटा पर आ गया हूँ और इस डेटा पे मुझे कुछ और काम करने हैं। जाहिर है आज की जो हमारे ये सेशन है ये थोड़ा सा टेक्निकल हो सकता है और इसमें आपको सीखने को तो मिलेगा, लेकिन शायद आप जब बाद में इसको पे गौर करेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर चीजें समझ में आएंगी। इस वक्त हो सकता है कि इस वक्त हो सकता है कि आप लोगों को थोड़ा वो लगे कि ये बहुत ज्यादा वो हो गया, लेकिन मैंने इसके लिए पहले आपको तैयार किया था कि पहला सेशन देख लें या पहले सेशन जैसे कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर कर लें, ताकि ताकि आज जो हम काम करें तो हम आगे आगे काम कर रहे हो जी। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक कुमुलेटिव सेल्स का कॉलम डाला है, ठीक है ना। आप लोग कोशिश ये करें कि म्यूट रहें, सिवाय कोई जरूरत पड़े तो उस वक्त है ना म्यूट हो, म्यूट रहें, ठीक है जी। कुमुलेटिव सेल्स, अच्छा कुमुलेटिव सेल्स में अगर मैं यूं कहूँ, देखें कुमुलेटिव सेल्स में अगर मैं यूं कहूँ कि पहले मैं दूसरे तरीके से कर लेता हूँ, शायद हम आमतौर पे कुछ इसी तरीके से कर रहे होते हैं। यूं कर लूँ मैं, दिस प्लस, या बल्कि ये कहा जाए प्रीवियस प्लस करंट, ठीक है ना। तो हम यूं कुमुलेटिव सेल्स निकाल सकते हैं, ठीक है ना। मसलन मैं इस एंड इस यहाँ तक आके देखता हूँ तो 72,500 हो रही है,
और यहाँ पे 75 इसका मतलब सही है। दूसरे ये भी हो जाता है कि हम कुमुलेटिव सेल्स यूं भी निकाल लेते हैं कि भाई कोई रो खाली नहीं रखनी है, पहले वाले में हमने यही ले ली और दूसरे वाले में हमने कहा कि जी दिस प्लस दिस। ठीक है, तो ये बड़ा आसान तरीका है कुमुलेटिव सेल्स का। लेकिन अगर मैं इसको यूं करता हूँ, अभी काउंट इफ पे हम आने वाले, सम इफ पे हम आने वाले, लेकिन मैं एक चीज और कह रहा हूँ। अच्छा, मैं यूं भी तो कर सकता हूँ ना, मैं यूं कहूँ कि सम कर दो J2 से J2 और पहला वाला जो J2 है, J2 जी जो सबसे पहले आ रहे, उसको मैं रोक दूं यहाँ पे। एक साहब से वो मांग रहे हैं, लिंक मांग रहे हैं, तो लिंक दे देता हूँ। हालांकि लिंक तो दिया हुआ था सबके, हो सकता है इन्होंने हमारे ग्रुप को देर से ज्वाइन किया हो। ठीक, तो ठीक है ना, हम इसको यूं भी तो कर सकते हैं ना कि मैं ये कहूँ कि J2 से शुरू करो और J2 पे खत्म कर दो। इसका मतलब है कि पहला वाला जो J2 है, इसका मतलब है कि पहला वाला जो J2 है उसको रोक दो। ठीक है ना, एब्सोल्यूट कर दूं या मिक्स कर दूं। अब अगर मैं यहाँ से यहाँ तक लाके सिर्फ एक दफा करवा दिखा देता हूँ, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मैंने पहले वाले J2 को तो रोक दिया ना, पहले वाले J2 को तो रोक दिया कि सीरीज का जो आगाज है वो हमेशा J2 से ही होगा। हाँ, उसका जो इख्तिताम है उस वक्त तो हमें अजीब सा लग रहा था कि J2 से J2 तक ही है, लेकिन ये क्यों J2, ये वाले को क्यों रिलेटिव छोड़ा गया? ताकि ये चेंज होता रहे, दूसरा वाला जो चेंज होता रहे, 2 से 3 हो जाए, 3 से 4 हो जाए, 4 से 5 हो जाए। इसलिए हमने यहाँ पे पहले वाले J2 को फिक्स कर दिया और दूसरे वाले J2 को हमने रिलेटिव इसीलिए छोड़ा था कि वो चेंज होता रहे, दूसरा वाला चेंज होता रहे। अच्छा, अब बात हो रही है कि सम इस पे अप्लाई करना है। ठीक है ना, मैं दोबारा दोहरा देता हूँ। पहले हमने क्या किया? पहले हमने ये किया कि हमें ये चाहिए कि इसकी कुमुलेटिव सेल्स कितनी चल रही है। ठीक है ना, कुमुलेटिव बताता रहे, यानी कि इसका टोटल आगे रनिंग रनिंग टोटल दिखाता रहे। तो रनिंग टोटल दिखाने के लिए मैंने कहा कि मैं एक फार्मूला बना देता हूँ, इज इक्वल टू सम J2 से J2। अब J2 से J2, उसमें 2 J2 आ रहे हैं। पहले J2 को तो मैंने रोक दिया कि जी आपने हमेशा आगाज, आपने आगाज रेंज का आगाज 2 से ही करना है। हाँ, उसका इख्तिताम जो आपने करंट रो के हिसाब से करना है। अभी J2 में तो J2, जब J3 में आएगा तो J3, और J4 में जाएगा तो J4। तो हर जगह J2 से शुरू होके और करंट रो तक चलता चला जाएगा। अब बात हो रही है यहाँ पे समिफ की। अब बात ये हो रही है कि मैं इसको अगर और थोड़ा, इसमें कोई नेसेसरी नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, अच्छा अब बात ये हो रही है कि लेट सपोज हम ऑर्डर नंबर पे फोकस करते हैं। मैं इसको कलर दे देता हूँ, ठीक है ना, हमारा सारा फोकस ऑर्डर नंबर पर है। और अभी जो हम काफी चीजें ऑर्डर नंबर के लिहाज से ही करेंगे। अच्छा, अब मुझे ये कहा गया कि जी मुझे कुमुलेटिव सम सेल्स बताओ, लेकिन कुमुलेटिव सेल्स आप ऑर्डर नंबर के साथ साथ बताओ। ठीक है ना, जब ऑर्डर नंबर चेंज हो जाए तो फिर आप इसकी कुमुलेटिव सेल्स बताओ, जब ऑर्डर नंबर सेल्स हो जाए, चेंज हो जाए, तो फिर इसकी कुमुलेटिव सेल्स बताओ। तो मैंने ये कहा कि जी एक तो हम अभी समझ चुके हैं कि हम रेंज किस तरह बना सकते हैं। तो मैंने कहा कि सम रेंज, और किस रेंज का सम करना है? जाहिर है इसका सम करना है J2 से J2। क्राइटेरिया रेंज, ठीक है ना, B2 से B2, और इस वक्त हमारा क्राइटेरिया होगा B2। बिल्कुल उसी तरह से सब हमने थोड़ी देर पहले किया था। हर रेंज का आगाज जो है वो फिक्स कर देते हैं, इन दोनों को फिक्स कर दिया। और अब अगर मैंने इसमें रिकॉर्ड्स कुछ कम कर दिए, पहले काफी ज्यादा रिकॉर्ड्स थे, ताकि हम बस विजुलाइज होता रहे हमें। इसका मतलब है कि पहला ऑर्डर एक ही रो पे खत्म हो गया था, तो 10,000 ही हुआ। दूसरा 15,000 से आगाज हुआ, और दूसरा रिकॉर्ड जो था हमारा वो यहाँ तक चला था। तो उसने क्या किया, उसको लेके चला कुमुलेटिव यहाँ से यहाँ तक। जैसे यहाँ पर आए, फिर ये
यहाँ पर आ गया, वो वाला रिकॉर्ड वहां तक खत्म हो गया। अब ये नया ऑर्डर शुरू हो गया, उसने फिर यहाँ से शुरू कर दिया, और ये जो हमारा था वो यहाँ तक था, तो उसने यहाँ से यहाँ तक 15,500 किया, तो बिल्कुल सही चल रहा। अच्छा, अब इसमें कहानी में ट्विस्ट आने हैं बहुत सारे, जाहिर है। अब अब मैंने ये कहा कि जनाब ठीक है, अच्छी बात है आप ये दिखा रहे हैं, लेकिन मैंने कहा नहीं, इस तरह नहीं करो, आप मुझे ये कर दो कि मुझे टोटल बता दो, बाय ऑर्डर टोटल सेल्स बता दो। अच्छा, अगर मैं ये काम करता हूँ, काम करता हूँ करके, ये आप म्यूट। मुजफ्फर और क्यूब से हैं। जी, अब अगर मैं ये करता हूँ कि, अब अगर मैं ये करता हूँ कि मैं इसको यूं कर लेता हूँ ना, जे टू जे, बी टू बी, ठीक है ना, पूरी के पूरा कॉलम ले लो, जे कॉलम ले लो, पूरे का पूरा बी कॉलम ले लो। इसमें ज़ाहिर है हमें ये पता होना चाहिए कि हम कॉन्फिडेंट हो कि नीचे कोई और काम नहीं हुआ होगा। अगर नीचे कोई और काम हुआ हुआ है और वो हमारे काम को मुतासिर कर सकता है, तो फिर ज़ाहिर है फिर हम अपने यहाँ से यहाँ तक की रेंज ले सकते हैं, तो वो कोई वो नहीं है, 42 तक भी ले सकते हैं। लेकिन मैंने पूरे के पूरे कॉलम को ले लिया ताकि अगर बाद में भी कोई डेटा ऐड हो तो भी उसमें रेंज में खुद ही आ जाए, ऑटोमेटिकली आ जाए। अच्छा, अब अगर मैं ये करता हूँ तो अब सिचुएशन चेंज हो गई, लेकिन ये थोड़ा वो लग रहा है कि जी आपको, ये तो सही है, चलो हमें ये पता चल रहा है कि इस ऑर्डर के अगेंस्ट हमारी सेल्स टोटल 62,500 हुई है, इस ऑर्डर के अगेंस्ट टोटल ये हुई है, इसके अगेंस्ट ये हुई है। लेकिन अगर, ठीक है ना, ये भी हमारी रिक्वायरमेंट हो सकती है, लेकिन अगर मुझे कहा गया कि यार ये तो चलो सही है, अच्छी बात है, लेकिन मुझे सिर्फ पहली रो में बताओ, बस बस पहली रो में बताओ, अगली रो में कोई आए ही ना, यहाँ पे कोई 0 0 आ जाए बस, इसी तरह से इसमें तो आए, आगे 0 0 आ जाए, यानी कि जहां ऑर्डर चेंज हो बस वहां पे आप मुझे जो है ना वो बताओ कि उसकी कुमुलेटिव सेल्स कितनी हुई है, थ्रू आउट द पीरियड कितनी सेल्स हुई है। आगे मुझे बार बार रिपीट नजर ना आना चाहिए, कोई अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसका मतलब है कि अब हमें कुछ और कॉम्बिनेशंस इस्तेमाल करने होंगे, ये तो अपनी जगह मौजूद होगा, लेकिन इसके साथ हमें कुछ और कॉम्बिनेशंस, इसका मतलब है कि मैं ये कहूँ कि, अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ पे, चलो यहाँ पे अप्लाई कर लेना है, इफ काउंट इफ, काउंट इफ, काउंट इफ्स, ठीक है ना, इफ्स को ज्यादा इस्तेमाल करें तो ज्यादा बेहतर है। तो पहला क्या था, क्राइटेरिया रेंज, क्राइटेरिया रेंज मैंने कहा कि जनाब क्राइटेरिया रेंज तो ये रहा, दूसरा क्राइटेरिया, तो मैंने कहा क्राइटेरिया तो ये रहा। अब ये तो बिल्कुल सही कह रहा है कि जी इसमें टोटल 4 थे, ठीक है ना। अच्छा, मेरा मकसद तो ये था कि जी, अब अगर मैं यहाँ पे एक और काम करता हूँ, मैं कहता हूँ जी ये मैं वही वाली चीज दोबारा दोहराता हूँ, B2 से B2 तक, ठीक है, और पहले वाले B2 को एब्सोल्यूट कर दो। इसका मतलब है कि आप जो रेंज ले रहे हो उसका आगाज B2 से ही करना है, उसका आगाज B2 से करना है, लेकिन उस रेंज का इख्तिताम B2 B3 B4 जो भी करंट रो आती रहेगी वो करते रहे। अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ तक लेकर आता हूँ, चलो यहाँ तक ले आता हूँ, थोड़ा और आगे तक ले आता हूँ, तो इसका मतलब है कि हमें एक हिंट मिल रही है यहाँ पे, हमें एक हिंट क्या मिल रही है, हमें एक हिंट में ये मिल रही है कि इसका मतलब है कि काउंट इफ्स का जहाँ रिजल्ट 1 आ रहा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका रिकॉर्ड यहाँ से, आपका वो ऑर्डर यहाँ से शुरू हो चुका है। तो इसका मतलब है कि हम इसको यूज कर सकते हैं। देखिए, जाहिर है बिल्कुल मुख्तलिफ है, किसी में 4 ऑर्डर, 4 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, किसी ऑर्डर में 3 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, किसी में 2 आ रहे हैं, किसी में 1 आ रहा है, किसी में, तो ये मुख्तलिफ आ रहे हैं ना। जाहिर है अगर सेट पैटर्न होता तो इसमें कोई मसला ही नहीं था, लेकिन सेट पैटर्न तो नहीं होता ना कि जी हर ऑर्डर के 3 ही रिकॉर्ड्स आ रहे होते, 4 ही आ रहे होते, तो सूरत हाल मुख्तलिफ हो सकती थी, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो इसका मतलब है कि मैं ये कहूँ इसको कि जी आप सही कर रहे हो, लेकिन एक काम आप ये करो, आप ये देख लो, अब देखे ना ये बात हमें समझ में आने लग गई होगी कि ना। इसका मतलब है मैं यहाँ पे, मैंने इसको क्लिपबोर्ड में डाल दिया, कॉपी कर लिया है। इसका मतलब है मैं यहाँ पे ये लगा देता हूँ, इफ, अगर इसका काउंट इफ का रिजल्ट <2 या = 1, ठीक है ना, एक ही बात है, मेरी आदत ही कि <2 कर देता हूँ। मैंने कहा अगर ये <2 हो, मैंने कहा अगर ये <2 हो, 2 <2 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 लेस देन 2 हो,
यानी कि 1 हो। अगर ये 1 हो तो आप यही करो, अदरवाइज आप 0 कर दो। ठीक है, मैंने उसको कहा कि जी काउंट इफ अप्लाई करो, और काउंट इफ के लिए आप सिर्फ करंट रो तक ही जाओ। ठीक है ना, आप करंट रो तक ही रहो। जाहिर है अगर मैं पूरे के पूरे कॉलम को कर दूंगा तो फिर तो वो रिजल्ट वो वाला आएगा जो पहले आया था। तो इसका मतलब यहाँ पे ये इसका रिजल्ट 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, क्योंकि मैंने कहा कि आगाज कहाँ से होगा, आगाज 1 से होगा और फिर यहाँ तक होगा, उसका इख्तिताम यहाँ तक होगा, उसका इख्तिताम यहाँ तक होगा, यहाँ तक होगा। और अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ तक कंट्रोल डी फिल डाउन कर दूंगा, ये देखिए हमारे पास नजर आ रहा है, जहां ऑर्डर की पहली रो पहला रिकॉर्ड आ रहा है, वहां पे उस ऑर्डर का पूरा पूरा टोटल करके बता रहा है, सम कुमुलेटिव बता रहा है कि आपकी जो उस ऑर्डर के अगेंस्ट सेल हुई है वो टोटल इतनी हुई है, इस ऑर्डर की इतनी हुई है। जैसे ही ऑर्डर चेंज हुआ उसने मुझे बता दिया कि इस ऑर्डर में आपकी टोटल सेल्स कितनी हुई है। और कुछ पापा और पापा जाहिर, ठीक है, इसी तरह से जाहिर है ये भी बात तो मेरे ख्याल से इतनी मुश्किल नहीं है कि अगर मैं इसमें एक चेंज और ये कर दूं कि, ठीक है, अगर मैं इसमें एक चेंज और ये कर दूं कि जी आखिरी रिकॉर्ड पे आना चाहिए रिजल्ट। ठीक है ना, आप आखिरी रिकॉर्ड पे बताओ, इसका जब आखिरी रिकॉर्ड आए तो उस वक्त आप बताओ कि उसकी टोटल सेल्स कितनी थी। पहले पहले रिकॉर्ड पे नहीं बताओ, पहले रिकॉर्ड पे उसको नहीं बताओ। तो इसका मतलब है कि अगर मैं एक और उसी को मैंने के लिए बोर्ड में तो डाला ही हुआ है, अगर मैं इसको यूं करूँ, तो ये मुझे यहाँ पे कॉपी करना चाहिए, यहाँ पे अगर हम इनको बाहर अच्छा के लिए बोर्ड से निकल गया, चलो ठीक है। इफ्स, अगर मैं ये वाला लेता हूँ और एक और काउंट इफ्स लेता हूँ और उसमें मैं इसे, तो जैसे ही मैं नेक्स्ट पे लेके आता हूँ तो उसने क्या किया, अब देखिए अब एक और चीज हमें नजर आ रही है। इसको हम आगे दूसरे तरीकों से यूज करेंगे तो हमें ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि मेरे ख्याल से यहाँ पे तो यही ज्यादा बेहतर था, लेकिन बहरहाल हम इसको कर लेते हैं क्योंकि हमें आगे भी इसको यूज तो करना ही है। अच्छा, ठीक, इसका मतलब ये कि मैं ये कह सकता हूँ ना कि जी जहां आपका रिजल्ट इसके बराबर हो, ये देखिए ये, मैं आगे लेके चलता हूँ, इसके हम और दूसरी चीजों के साथ करेंगे तो हमें ज्यादा मजा आएगा। इसका मतलब है कि जहां ये दोनों बराबर हो जाएं, जहां ये दोनों बराबर हो जाएं वहां पे आप रिजल्ट शो कर दो, अदरवाइज शो ना करो, क्योंकि ये 4 आ रहा है, इसका मतलब ये बता रहा है कि इस ऑर्डर में टोटल 4 रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर मैं ये कहूँ कि आप, बल्कि ये वाला कॉपी कर लेता हूँ मैं, वो वाला तो ठीक है मैं यूँ कर लेता हूँ। इसका मतलब है कि अगर मैं अपने यहाँ पे चेंज करता हूँ और मैं कहता हूँ कि इसको दोबारा फिर यहाँ से करते हैं, अच्छा यहाँ पे तो था अभी, ठीक है बस यहाँ पे तो था ही। तो मैंने कहा कि अगर ये आपका ये जो रिजल्ट आ रहा है B2 से B2, यहाँ पर B2 से B2, अगर B2 से B2 बराबर है, दूसरा वाला होना चाहिए था B2B, और ये 2 होना चाहिए। इसका मतलब है कि मैंने उसको कंडीशन ये दे दी कि आप ये देख लो कि अगर आप सिर्फ B2 से B2 तक ही रखते हो, जिसमें पहले B2 को मैंने एब्सोल्यूट कर दिया ताकि वो हर दफा शुरुआत B2 से ही करे, अगर आप B2 से B2 तक करते हो तो आप करंट रो को देख लेते हो,
करंट रो को देख लेते हो, तो आप करंट रो को देख लो और ये देखो कि आपका जो, अगर आप पूरे के पूरे कॉलम पे अप्लाई करते तो क्या वो भी वही रिजल्ट होता? क्योंकि पूरे के पूरे कॉलम पे करेंगे तो पूरे के पूरे कॉलम का रिजल्ट बताएगा, तो उसने पूरे के पूरे कॉलम का रिजल्ट बता देना है। अगर उसने कॉलम का रिजल्ट ये बताया कि उसमें ये वाला ऑर्डर नंबर 4 दफा आया है और आपकी करंट रो का अगर रिजल्ट भी 4 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आप उस रिकॉर्ड, उस ऑर्डर के एंड पर मौजूद हो, आप उस ऑर्डर के बिल्कुल आखिरी रो पर मौजूद हो, आखिरी रिकॉर्ड पर मौजूद हो। अब देखिए, अब ये सारे समझे ये आखिर में आ रहे हैं, जहां ऑर्डर खत्म हो रहा है। जैसे ही ऑर्डर खत्म हुआ, ऑर्डर की आखिरी रिकॉर्ड आया, ऑर्डर का 3001 का आखिरी रिकॉर्ड आया, उसने वहां पे मुझे उसका टोटल बता दिया। 3002 जहां तक चल रहा था, जैसे ही आखिर आया वहां पे उसने मुझे अपना रिजल्ट बता दिया। और 2003 2 दफा आया, दूसरे पे उसने रिजल्ट बता दिया, पहले भी नहीं बताया। जहाँ पे इसने पहले भी बता दिया, इसका मतलब है ये वाला ऑर्डर आया ही सिर्फ एक दफा है। ठीक है, अब इसको थोड़ा और मुख्तलिफ तरीकों से अप्लाई करते हैं। और अब जो अप्लाई करना है वो डेटा वेलिडेशन और कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे करना है। ठीक है ना, इसमें हम देखते हैं कि इनको हम किस किस तरह यूज कर सकते हैं, और तकरीबन यही चीजें हम यूज कर रहे होंगे। डेटा वेलिडेशन में पहले हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में भी करते थे, आज से कई साल पहले एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग, अब तो उसमें बिल्ट इन मौजूद है। बिल्ट इन अब उसमें ये चीज मौजूद है कि हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास आता है डुप्लीकेट वैल्यूज, डुप्लीकेट वैल्यूज में यूनिक वैल्यूज भी मौजूद है। बहरहाल अभी तो हमारा काम डुप्लीकेट से ही है। ठीक है ना, अगर मैनेजमेंट ने ये कहा कि, ये बात भी हमें पता होनी चाहिए कि आम तौर पे, ठीक है ना, आम तौर पे डेटा, बल्कि होता ही है, डेटा वैलिडेशन, डेटा वैलिडेशन पहले लगाई जाती है, डेटा बाद में फीड किया जाता है। ठीक है ना, डेटा वैलिडेशन का मकसद यही होता है ना। अगर आपने ऑलरेडी कोई डेटा पहले से रखा, आपके पास डेटा मौजूद है, आप उस पर वैलिडेशन लगाएंगे, वो तो यूजफुल ही नहीं है ना। वो तो आप एक कंडीशन देते हो कि जिस कंडीशन पे अगर वो पूरा उतर रहा है तो फिर तो आप एक्सेप्ट करो, अदरवाइज आप उसको एक्सेप्ट ना करो। या जो भी डेटा वैलिडेशन में तीन स्टेप्स कह सकते हैं, या तीन क्या क्या जा सकता है, 3 लेवल्स। ठीक है ना, पहला लेवल बिल्कुल क्रिटिकल है, जहां आमतौर पे हम पहले लेवल को ही प्रेफर करते हैं, जहां पे अगर उसकी वायलेशन हुई है आपके रूल की, तो फिर वो आपको उसको एक्सेप्ट ही ना करे। दूसरे और तीसरे में थोड़ा सा ही फर्क है कि वो उसको आप एक, आपको एक पॉपअप मैसेज दे देता है कि जी यहाँ पे ये रूल टूट रहा है, लेकिन एक्सेप्ट हो जाता है। अच्छा, तो लेकिन कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक ऐसी चीज है जो हम, जब हम कोई डेटा हमारे पास पहले से मौजूद है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ये बात जरूर है कि हम पहले से भी लगा सकते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ठीक है ना, लेकिन आमतौर पे हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग जब भी लगाते हैं जब पहले से डेटा मौजूद होता है, लेकिन दोनों चीजें ठीक है। अलबत्ता डेटा वैलिडेशन में यही चीज है कि डेटा अभी फीड नहीं हुआ है, अभी फीड होने जा रहा है, तो फिर आप उस वक्त कोई वैलिडिटी लगा देते हैं कि जी अगर ये चीज होगी तो फिर तो वैलिड होगी, अदरवाइज वो यहाँ पे इनवैलिड हो जाएगी। तो मैं इसीलिए यहाँ पे बस एक काम ये करता हूँ कि यहाँ पे ये कॉलम्स कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, बल्कि यहाँ तक ही कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। और लेट सपोज हमारे पास यहाँ पे इसको आना है, और यहाँ पे मैंने ये किया कि जनाब ऑर्डर नंबर पे, कोई वाली बात, ऑर्डर नंबर पर ही हमारा फोकस है। ऑर्डर नंबर पे हमारी मैनेजमेंट ने ये कहा कि जी एक ऑर्डर एक ही दफा आना चाहिए, ये जो बार बार आ रहा होता है, बार बार इसलिए आ रहा होता है कि जी एक प्रोडक्ट ये सेल हुई, ये सेल हुई। मैनेजमेंट ने कहा कि नहीं जी, आप ऑर्डर नंबर को यूनिक ही रखें और एक ही दफा आना चाहिए। ये आ रहा है तो फिर आप इसके आगे कुछ और कर दें, ए बी सी जो भी कर दें, लेकिन वट एवर जो भी आप करें, लेकिन ऑर्डर नंबर एक दफा ही आना चाहिए। तो डेटा वैलिडेशन में अभी तक ये चीज वहां पे बिल्ट इन नहीं हुई है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में बिल्ट इन हो गई है कि हम डुप्लीकेट या यूनिक वैल्यूज को हम वहां पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन डेटा वैलिडेशन में अभी भी हमें काउंट इफ का ही यूज होता है मेरे ख्याल से, और ज्यादा बेहतर काउंट इफ ही है। तो इसका मतलब है कि मैं ये इमेजिन करता हूँ कि यहाँ पे जब कोई ऑर्डर डालेगा तो उसमें, अच्छा फिर ये बात भी है कि कई ऐसी चीजें हैं जिसमें डेटा वैलिडेशन भी मौजूद है। जब हम वहां पे कोई चीज अप्लाई करते हैं तो जाहिर है वहां पे इस तरह से नहीं होता ना, जिस तरह अभी हम एक्सेल पे काम कर रहे हैं कि जी मैंने कहा कि इसलिए मैं यहाँ पे पहले अप्लाई कर लेता हूँ तो ज्यादा बेहतर है।
ठीक है, मसलन मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। यहाँ पर आता और मैंने कहता हूँ कि काउंट इफ्स, वो वाली बात की इफ्स की आदत हम डाल लें। क्राइटेरिया रेंज लेट सपोज मैंने ये पूरा डाल दिया। अगर कोई कहता है कि जी मुझे सिर्फ फलाने एरिया रेंज तक करना है, तो वो भी एक्सेप्टेबल है, वो भी सही है, वो कोई गलत नहीं है। अगर कोई कहता है नहीं Q1 से लेके Q50 तक या Q20 तक या Q2 से शुरू करना है और फलां तक करना है, तो ये रेंज का कोई मसला नहीं है। मैंने कहा कि आप ये जो हमारे पास अभी विजुअलाइजेशन हो रही है ना, ये काउंट इफ सॉरी, ये जब हम वैलिड डेटा वैलिडेशन करेंगे उस वक्त हमारे पास ये चीजें नहीं होंगी, और डायरेक्ट वो बस आखिर में ही बताएगा कि आपने कोई एरर कर दिया है। तो इसलिए ज्यादा बेहतर ये होता है कि अगर हम उसको यहाँ पे अप्लाई कर लें तो हमें आसानी हो जाती है। तो मैंने कहा कि जनाब आप क्यों से क्यों देखो, और फिर आपका जो क्राइटेरिया Q2 होगा, सॉरी Q2 होगा। ठीक है, ये मेरा क्राइटेरिया हो गया। अच्छा, ये मेरा वो हो गया ना। इसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे लेट सपोज एक ऑर्डर नंबर डालता हूँ तो कहता है ये 1 है, और अगर मैं दोबारा ये डाल देता हूँ तो सारे वो कहता है ये 2 है। तो इसका मतलब है कि मैं यहाँ पे ये वैलिडेशन लगाना चाह रहा हूँ कि ये 1 से आगे ना बढ़ने पाए। पहले तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है ना। मुझे तो अभी फिलहाल इतने से ही कंसर्न है, बाकी वैलिडेशन की टाइप उसमें जाके देखते हैं। तो डेटा और डेटा वैलिडेशन और इसके डायलॉग बॉक्स में चलते हैं। और यहाँ पे मैंने कहा कि कस्टम, और कस्टम में मैंने कहा मेरा जो फार्मूला है वो कहता है कि क्यों, ठीक है ना, पूरे क्यू को देखो रेंज में, क्राइटेरिया रेंज में, और क्राइटेरिया Q2 होगा। इसका मतलब है जाहिर है मैंने इसको रिलेटिव रखा हुआ है Q2 को। क्यू को भी अगर रेंज वाली चीज है आपकी तो फिर आप क्यू लेट सपोज Q2 से आप कहते हो कि मैं यहाँ पे वो कर भी देता हूँ ना। फिर मैं कहता हूँ कि अच्छा, यहाँ पे एक चीज ये भी मैं बताता चलूँ। यहाँ पे एक चीज ये भी, मैं अपने कर्सर को ये जो एरो कीज हैं इनसे यहाँ पे लाना चाह रहा हूँ, यहाँ पे लाना चाह रहा हूँ। लेकिन जब मैं यहाँ पे ला रहा हूँ तो वो यहाँ पे चलने लग गया कर्सर। अगर मैं एक काम ये करता हूँ बड़ा ही सिंपली, अब मैं अगर दोबारा करता हूँ तो ये तो यही होता रहेगा, यही होता रहेगा। बस इसके लिए तो यही है कि मैं माउस से ही जाने की कोशिश करूंगा। पता नहीं मेरे माउस से ये क्यों नहीं जा रहा है। अच्छा चलें। तो अगर ये चीज है कि मैं अपनी एरो की से ही जाना चाह रहा हूँ, इस वक्त भी मेरे साथ ये मसला हो रहा है कि मैं एरो की से ही जा सकता हूँ, तो फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे F2, F2 एडिटिंग मोड लें। अब मैं यहाँ पर आ गया, तो लेट सपोज मैं कहता हूँ कि चलें सही है, हमारी जो ना बाकायदा एक रेंज है Q2 से Q100 तक की रेंज है। तो इसको अब मुझे एब्सोल्यूट करना है, तो जाहिर है मैं फिर इसको एब्सोल्यूट करूंगा। अब मुझे एब्सोल्यूट करना चाहिए ना, ताकि ये रेंज चेंज ना हो, जबकि इस Q2 को मुझे रिलेटिव ही रखना है। ठीक है ना। तो मैंने कहा कि जनाब आप काउंट इफ का फार्मूला इस पे अप्लाई करके देखिए। काउंट इफ का फार्मूला तो न्यूट्रली उसको काउंट करता रहेगा 1 2 3 4, और फिर मैंने कहा कि ये बराबर हो 1 के या <2। ठीक है ना, दोनों ही चीजें हैं। अगर कोई कहता है कि जी =1 है तो बिल्कुल सही है, =1 ही है बेसिकली। लेकिन मेरी आदत ये कि मैंने कभी नेट पे <2 पढ़ा था, तो मेरी आदत बस यही हो गई है। तो <2, तो अगर =1 करें तो भी वही बात है, <2 करें तो भी वही बात है। तो मैंने उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि आप Q2 से Q100 तक आप ये देखेंगे। 100 तक की हमने रेंज लगाई हुई है। हमने सपोज किया है कि 100 तक ही हमारा काम होना, उससे आगे नहीं होना। तो 100 तक हमने कहा कि जनाब आप ये देख लो कि आपका जो काउंट इफ का रिजल्ट है वो <2 होना चाहिए। इसका मतलब अगर ये <2 को क्रॉस करता है, <2 के वैलिडेशन को, ठीक है ना, अगर उसके अगेंस्ट जाता है तो फिर आप उसको रोक दो। यहाँ पे मैं बता रहा था कि यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस मुख्तलिफ है, लेकिन सबसे अहम स्टॉप ही होता है, इसलिए मैं स्टॉप कोई बाजार है, हम इसमें अंदर जा ही नहीं रहे ना। लेकिन फिर भी मैं एक बात बता रहा था कि हमारे पास 3 लेवल्स हैं। तो स्टॉप सबसे क्रिटिकल लेवल है, जैसा कि यहाँ पे हमारे पास सिंबल से भी अंदाजा हो रहा है। ये इतना वो नहीं है, ये यूजर को क्रॉस करने देता है, और ये तो यूजर को ये भी क्रॉस करने देता है, तो बस एक बटन का फर्क है। तो इसका मतलब है कि अगर हमारा कभी डेटा वैलिडेशन इस तरह की कि हम कहते हैं कि चलो हम उसको अलाउ तो करते हैं, लेकिन उसको एक मैसेज जरूर जाना चाहिए, तो हम इनमें से कर सकते हैं। लेकिन अब अगर हम ये कहते हैं नहीं जी स्ट्रिक्टली इसको ही फॉलो करना है उससे, तो फिर हम यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है ना। बहरहाल डेटा वैलिडेशन में भी मैं नहीं जा रहा हूँ, उसमें भी सारी तफसीलात होती हैं। तो अब अगर यही वाली डेटा वैलिडेशन हमने, मेरे ख्याल से मैंने सिलेक्ट नहीं किया था, तो अब मैं अगर यहाँ पे
कॉपी करके और यहाँ तक 100 तक का हमने रखा, तो 100 तक मैं इसको यहाँ तक मैं पेस्ट स्पेशल में वैलिडेशन कर देता हूँ, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि मैं एक इसको अपने यूजर के लिए मैं दे रहा हूँ, तो मेरा यूजर जो है वो यहाँ से यहाँ तक मैंने उसको एक फॉर्म बना के दे दिया कि जी आपने इस पे काम करना है। अब अगर वो इस पे काम करता है और लेट सपोज कि 203 और के 201, उसके बाद के 201, ये नहीं जाने देना, ठीक है ना, क्योंकि वायलेशन हो रही है जो आपने रूल बनाया के 205, के 301, के 203, ठीक है ना। तो ये इस तरह से हम डुप्लीकेशन को रोक सकते हैं, बिल्कुल शुरू में इनिशियल स्टेज पर ही, कि कोई एंटर ही ना कर सके। बाकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, वो फिर बिल्ट इन मौजूद है, वहां भी अगर आप ये करना चाहें तो कर ले, लेकिन मेरे ख्याल से जब हमारे पास बिल्ट इन मौजूद है तो हम आमतौर पर इस तरह का काम करते ही नहीं। फिर तो ज़ाहिर है हम बड़े सिंपली तरीके से यहाँ पे मसलन मसलन मैं इसको ले लेता हूँ और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और डुप्लीकेट में आ जाता हूँ, तो इसने फौरन उनको हाईलाइट कर दिया। तो जो रिकॉर्ड्स एक दफा आ रहे थे, बल्कि यहाँ पे तो रिकॉर्ड्स एक दफा वाले कम है, तो अगर मैं एक दफा वालों को हाईलाइट करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे वही वाली बात जो उस वक्त मैंने दिखाया था कि डुप्लीकेट के अंदर यूनिक भी मौजूद है। अब वो रिकॉर्ड्स बता रहा है जो आपके एक ही दफा उनका ऑर्डर प्लेस हुआ है, ठीक है ना। तो ये हमारे अपने ऊपर है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, लेकिन ये कि यहाँ पे हमें बिल्ट इन मौजूद है तो हमें जरूरत नहीं है। बाकी अगर आप इसमें भी फार्मूला बेस्ड करना चाहें तो आप ये वाला फार्मूला यहाँ पे लगा सकते हो, जो भी हमने बैक एंड पे काउंट इफ का फार्मूला लगाया था। अच्छा जी, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरा ऑर्डर यहाँ पे, जहाँ पे मेरा ऑर्डर, चलो पहला ऑर्डर तो एक ही लाइन में है ना, लेकिन बाकी ऑर्डर्स तो हम देख रहे हैं बार बार। अच्छा, मैंने ये कहा कि जनाब जब ऑर्डर की आखिरी लाइन हो तो उसके नीचे बॉर्डर सा आ जाए ना, खास तौर से क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली भी किया है ना, मैंने प्रैक्टिकली भी किया है इससे काउंट इफ वगैरह, यानी कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग से। इसका मतलब है कि अभी तो मेरे पास चलो डेटा कम है और मैंने जाहिर है उसी डेटा से लिया जो उस वक्त मैंने दिखाया था। तो अगर मेरा डेटा काफी ज्यादा है तो अब कहीं पे एक रिकॉर्ड है, कहीं पे 3 है, कहीं पे 4 है, कहीं पे 5 है, तो मैं मैनुअली इनको लाइनों को बनाऊंगा। मैनुअली लाइनें बनाने में एक तो फर्स्ट टाइम भी मेरा टाइम लगेगा, और दूसरे के लेट सपोज अगर आपने किसी वजह से कोई चेंज किया, कोई एक आध रो डिलीट हुई, तो फिर दोबारा चीजें बिगड़नी शुरू हो जाएंगी। तो अगर आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाई है तो वो जस्ट एक दफा आपकी मेहनत होगी, एक दफा आपको ये कॉन्सेप्ट्स बनाने पड़ेंगे। अगर आपकी, यकीनन किसी ना किसी को प्रैक्टिकली ये कहीं ना कहीं काम आता ही है, कोई वो नहीं है, और इससे आपकी रीडेबिलिटी इंप्रूव होती है। अगर यहाँ पे आपके पास रिकॉर्ड्स बहुत ज्यादा है और कॉलम्स भी बहुत ज्यादा हैं, चलें कॉलम्स यहाँ पे कम है, लेकिन जैसे जहाँ पे मैंने फर्स्ट टाइम ये प्रैक्टिकली यूज किया था वहां पे यही मसला था कि रोज बहुत ज्यादा थी मेरे ख्याल से। तो अगर रोज भी ज्यादा और कॉलम्स भी ज्यादा है तो जाहिर है हम ये चाहेंगे कि जी हमारे इस तरह से एक जो है वो प्रोमिनेंट नजर आए कि जी आपका जो ये वाला रिकॉर्ड है वो यहाँ तक है, और आपका ये वाला जो ऑर्डर है वो इस रिकॉर्ड तक चल रहा है, ये वाला इस रिकॉर्ड तक चल रहा है। तो इस वजह से मैं क्या करूंगा, अब हम एक चीज जो मैंने थोड़ी देर पहले ही बताई थी, हम यहाँ पे एक चीज सीख चुके हैं कि इसका मतलब है कि ये जहां पे ये दोनों बराबर हो जाएं, जहां पे हमारा काउंट इफ ये वाला भी और ये वाला भी बराबर हो जाए, ये वाला क्या कर रहा है, ये वाला सिर्फ करंट रो पे काम कर रहा है कि जी B2 से B2 तक कितना था, नेक्स्ट में B2 से B3 तक कितना था, ये करंट बता रहा है कि जी करंट में कितना है, B2 से B3 तक ये वाला ऑर्डर कितनी दफा आया है, B2 से B4 तक ये वाला ऑर्डर कितनी दफा आया है। तो ये तो करंट लेके चल रहा है, और ये क्या कर रहा है, ये पूरी की पूरी डेटाबेस को खंगाल रहा है, पूरी की पूरी डेटाबेस को देख रहा है कि बी से बी तक अगर हम देखते हैं और उसको B2 से हम देखते हैं, बी से बी तक और B2 क्राइटेरिया के तौर पे देखते हैं, तो वो हमें पूरी डेटाबेस का एक साथ ही रिजल्ट दे देता है। तो इसका मतलब जहाँ पे ये दोनों बराबर हो रहे हो, जहाँ पे हमने अभी ये काम किया भी था, ये ठीक है ना। तो
मैं फिलहाल ये सपोज करता हूँ कि कुछ लोग नए या भी हो, या किसी वजह से मैं इसको ही कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि हम फिर वही बात है कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग में भी हमें उस तरह से आर्गुमेंट्स नहीं नजर आ रहे होंगे, तो यहाँ पे विजुअलाइजेशन ज्यादा आसान हो जाती है, और हमने यहाँ पे ये काम रफ करके इसलिए ही छोड़ा भी हुआ था। तो इसका मतलब है कि मैं ये कहता हूँ कि जनाब जहाँ ये बराबर हो जाए किसके, ऐसे यहाँ पे डाल देता हूँ, कुछ से एरर चला जाए तो उसने मल्टीप्लाई कर दिया, चलो ठीक है। बस मेरा मकसद तो यही है, ठीक है ना। ये अब अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ अपने पूरे डेटा को, और पूरे डेटा में जाके अभी भी कुछ चीजें हैं जो भी हम आगे देखेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, ये इतना सिंपल अभी भी नहीं है। तो मैंने कहा कि जनाब, अच्छा अब हम इसको पढ़ते हैं, ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि जी, और शायद ये इजिकल टू से शुरू होना चाहिए मेरे ख्याल से। ये बहरहाल देख लेंगे कि इजिकल टू से शुरू होता है। ये कह रहा है कि जी मैं ये देखूंगा कि बी टू से बी टू तक बिल्कुल यही है, ठीक है ना, बिल्कुल वही है, बी टू से बी टू तक। और उसके बाद अब यहाँ पे बात ये हो रही है कि अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग में थोड़ा सा हमें और चीजों को समझना पड़ेगा। एक हमें ये समझना है कि अब जो मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई की है, ये मैंने पूरा डेटा सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है ना, पूरे डेटा पे अप्लाई होनी है, सही है। इसका मतलब है जब ये ए, लेट सपोज ए टू की बात कर लेते हैं ना, डेटा हमारा टू से शुरू हो रहा है ना, जब ये ए टू पे होगा तो फिर ये क्या देखेगा, तो फिर ये बी टू को देखना चाहिए। जब ये बी पे होगा तो भी बी को देखेगा, जब ये सी पे होगा तो भी बी को देखेगा। इसका मतलब कॉलम नंबर बी तो हर हाल में फिक्स होना चाहिए, क्योंकि ये एक लूप चलेगा। हम अब एक इमेजिन कर लें, बैकएंड पे एक लूप चलेगा, ए के वक्त बी, उसने बी को ही देखना है, क्योंकि हमारा जो सारा बेस करता है वो ऑर्डर पर ही करता है। तो आप ए के नीचे भी हमें अंडरलाइन चाहिए, सही है ना। या तो हम ये कहते हैं कि जी हमें सिर्फ बी के नीचे अंडरलाइन चाहिए, वो तो अजीब सा एक मूंछ सी बन जाती बी नीचे, बीच में बिल्कुल। तो मैंने कहा नहीं जी, हर एक के नीचे अंडरलाइन चाहिए, लेकिन अंडरलाइन की बेस बी ही है जहाँ पे ऑर्डर है। तो इसका मतलब मैंने कहा कि बी को तो आपने हर हाल में फिक्स कर देना है, ये तो बिल्कुल पहली फुर्सत में जहां जहां भी बी आ रहे हैं, जहां जहां भी आ रहे हैं इनको हम फिक्स कर देते हैं। ये तो बिल्कुल रूल ऑफ थंब हो गया एक तरह से, ये बिल्कुल, ये और ये, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि मैंने ये कहा कि जनाब आपको बी में ही रहना है, चाहिए। ठीक है। तो मैंने कहा कि आपने आपने बी में ही रहना है, ठीक है ना। अलबत्ता वो वाली बात जो अभी हमने थोड़ी देर पहले करी है, वो काफी देर करी है, तो इसलिए मैं इसमें डीप में नहीं जाता हूँ। और इसकी फॉर्मेटिंग फॉर्मेटिंग हमने कहा कि जी बॉर्डर, और बॉर्डर जो है वो बॉटम वाला बॉर्डर बनाना है, बॉटम वाला बॉर्डर बन गया, ओके। अगर इसमें कोई कलर, मेरे ख्याल से आमतौर पे प्रोफेशनली तो हम कलर यूज नहीं करते, लेकिन अभी मैं फिलहाल कर लेता हूँ एक दफा। और ये देखिए अब कलर हुआ है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हम देखते हैं यार इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ा, वो इम्पैक्ट इसीलिए नहीं पड़ा कि हमें प्रीव्यू में हम कंफर्म कर लें ना, प्रीव्यू में अगर हमारे पास कलर आ गया तो फिर सही है। इवन के कभी कभी बॉर्डर भी हमारे पास नहीं आता है, चलो यहाँ तो आ रहा है, अच्छी बात है, ठीक है। तो प्रीव्यू में हमें कंफर्म हो गया है कि एक ब्लू कलर का वो आएगा। और अगर हमें यहाँ पे और भी चीजें चेंज करनी है, ये अभी भी नहीं है यहाँ पे, अब आएगा, ठीक है ना। मेरे ख्याल से यही सही रहता है, इसको बस सिंपल लाइन ही रहने दें। अलबत्ता मैं ये चाह रहा था ये थोड़ी थिक हो जाती तो ज्यादा बेहतर था, लेकिन मुझे यहाँ थिक का ऑप्शन मिल नहीं रहा, ठीक है, बस बॉर्डर यही अप्लाई, ये देखिए अप्लाई हो गया, ये देखिए। लेकिन ये मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है ना, गड़बड़ हुई है, गड़बड़ हुई है, वहां चलना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा सा गलत हुआ है। बी टू से बी टू, मैंने सिलेक्शन में इसको भी ले लिया था, सो सिलेक्शन में इसका मतलब है इसको नहीं लेना चाहिए था, मुझे सिलेक्शन डेटा से ही करनी चाहिए थी। और दूसरा ये कि मेरे ख्याल से अगर मैं बी वन से कर लेता हूँ तो भी शायद वो सही हो जाए। तो अगर मैं बी वन से कर लूँ तो शायद ये भी सही हो जाए, बी वन से,
वैसे B1 पे हमें करना भी नहीं था, लेकिन अब नहीं, ये तो कुछ और ही हो गया। मैं दोबारा कर लेता हूँ, दोबारा कर लेता हूँ। एक तो यहाँ से खत्म कर लेते हैं, मैं दोबारा कर लेता हूँ। क्लिपबोर्ड में तो हमारे पास मौजूद ही है, और न्यू रोल फार्मूला बेस्ड, और हमने जो फार्मूला बनाया था, ठीक है, ये हमारे पास। अब वही वाली बात कि जितने भी बी हैं उनको हम एब्सोल्यूट कर लेते हैं। बी से पहले डॉलर लगा देते हैं बगैर कुछ सोचे, ये बिल्कुल कंफर्म है। जैसे हमने बात करी कि एक लूप चलने वाला है, उस लूप के लिए ठीक है, मुझे एक सिंगल लाइन येलो कलर की यहाँ पे करनी। अब बिल्कुल सही, ठीक है। तो जहां ऑर्डर खत्म हो रहा है, हर ऑर्डर के आखिर में एक लाइन आने लग गई है, ठीक है। तो जहां ऑर्डर खत्म हो रहा है, ये देखिए दूसरा ऑर्डर था वो 2003 था, 3003। और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और क्या हो सकता है, और अगर कोई फर्स्ट फर्स्ट रिकॉर्ड को चाह रहा था, ठीक है ना, अगर मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। अच्छा, मैं एक काम ये कर देता हूँ, उसको फिलहाल कम से कम उसको अपने कॉपी करके रख लेता हूँ। या चलो इसको एक और जगह पे कर देता हूँ, यूँ कर, नई शीट बना देता हूँ। चलो, यहाँ से मैं इसको कंडीशन फॉर्मेटिंग ये वाली क्लियर कर देता हूँ। और अब हम ये चाह रहे हैं कि हर रिकॉर्ड का पहला जो आ रहा है उसको आप कलर दे दो, ठीक है ना। इसमें से मैं कलर हटा देता हूँ। अब मेरा पर्पस क्या है कि जहां ऑर्डर शुरू हो, ऑर्डर की पहली लाइन को आप जो है ना बोल्ड कर दो, लेट सपोज, ठीक है ना, बोल्ड कर दो, या जो भी हम करना चाह रहे हैं। कोई कलर देता हूँ, चलो सेल कलर देता हूँ। अब मैं सेल कलर देता हूँ, तो मैं अपने डेटा को सिलेक्ट करता हूँ, और अब इसका मतलब ये कि अब हमारा ये होना चाहिए, ये दोनों जहां बराबर हो, ये दोनों जहां बराबर हो, बल्कि ये दोनों भी, क्या आपने क्या बोल रहा हूँ, बल्कि ये बराबर हो 1 बस। अगर ये इक्वल टू 1 होता है, जहां भी ये इक्वल टू 1 होता है, तो इसका मतलब ये तो बहुत ही आसान हो गया। इसमें और भी आसानी हो गई है। ये मैंने डेटा सेलेक्ट किया, और कंडीशन फॉर्मेटिंग में गया, और न्यू रूल, क्योंकि हमें फार्मूला बेस्ड करना है। फार्मूला बेस्ड में मैंने कहा कि जनाब काउंट इफ, और फिर वाली बात कि हमें बी को एब्सोल्यूट करना है, क्योंकि हमारी सारी लूप जो बी पर चलनी है। अब बी को देखो, बी को देखो, तो जहां बी इक्वल टू 1 या लेस देन 2, ठीक है ना, ये वो नहीं है, इक्वल टू 1 भी कर सकते हैं। तो जहां ये आ रही हो, उस पे आप एक फॉर्मेटिंग कर दो। अब वो फॉर्मेटिंग कोई भी हो सकती है, मैं फिल फिल कर देता हूँ, फिल कलर कर देता हूँ, ये लाइट ब्लू कर देता हूँ मैं। ये देखिए, ये ऑर्डर क्योंकि शुरू होते ही खत्म हो गया था, पहली रो में ही खत्म हो गया था, जहां ये ऑर्डर नया शुरू हुआ वहां पे उसने हर नए ऑर्डर को उसने एक कलर दे दिया। हर नए ऑर्डर को उसने एक कलर दे दिया कि ऑर्डर शुरू ही यहाँ से हुआ है, ये यहाँ से हुआ है, यहाँ से हुआ है। ये देखिए, यहाँ से शुरू हुआ था, उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू चल रहा था, तो उसने उसको कलर नहीं दिया। ये देखिए 1009 यहाँ से शुरू हुआ था, उसके बाद उसने यहाँ पे कोई कलर नहीं दिए, क्योंकि ये ऑर्डर कंटिन्यूस था। तो ये कुछ मेरे पास चीजें थी जो मैं सोच रहा था कि इसके लिए एक अलग से अगर सेशन कर लिया जाए। आप लोगों से अब आप लोग अपने स्पीकर खोल सकते हैं, कोई किसी का कोई सवाल हो या सजेशन हो। ये कई दफा चीजें आप लोगों के सवालों से ही मुझे मिलती है ना। मैंने जो अपनी जो मेरे पास ट्रेनिंग मटेरियल है, उसमें कई दफा आप लोगों के सवालों को ही मैं इनकॉर्पोरेट कर रहा होता हूँ, उनका जो मैंने रिस्पॉन्स दिया होता है, जो मुझे या कई दफा मैं उस वक्त रिस्पॉन्स नहीं दे पाता हूँ, बाद में दे पाता हूँ। तो अगर किसी का कोई सवाल हो
तो कर सकता है, लेकिन इसी में रहते हुए ज्यादातर सम इफ काउंट इफ एवरेज इफ में या एक्सेल की कोई चीज हो तो उसमें रह सकते हैं। जी, किसी का कोई सवाल हो तो मुझे बताए, कोई चीज रिपीट करनी है, कोई चीज दोहरानी है, कोई चीज क्लियरिफिकेशन है, तो किसी का कोई भी सवाल है तो बिल्कुल यहाँ पे कर सकता है। जी, किसी का कोई सवाल है? ये सवाल ना हो, अपना फीडबैक दे दे जो भी आप समझते हैं। जी फैसल साहब, ये सवाल तो नहीं है, बस जस्ट फीडबैक की या डिस्कशन की हद तक है जी। कि ये अच्छा है, चीज़ें लर्निंग में आ रही हैं, थोड़ा प्रैक्टिस से मज़ीद क्लैरिफाई होंगी। जी तो हाँ। जिस तरह लास्ट लेक्चर आपने वो वीडियो लिंक एक जो है यूट्यूब जी। पर रख दिया था, जी। वो इसको भी रख दीजिएगा, ताकि बाद में जब इसको हम रिवाइज करते हैं तो बिल्कुल। वो अपने हाथ से करेंगे तो प्रैक्टिकली जो है ना वो सामने आ जाएगा। इंशाल्लाह तो ऐसे। सर दोस्तों, इस तरह हाँ चीज़ें क्लियर हैं, डिस्कशन में आ रही हैं, अच्छा है आप उसको ऐड अप कर रहे हैं, मुख्तलिफ एंगल से बता रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि जब अपने हाथ से करेंगे तो कोई क्वेश्चन होगा तो फिर आपसे रेज कर लेंगे। बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू। हाँ, ये बात जी। बिल्कुल आपने सही कही, मैं ऐसे ही करूंगा इंशाल्लाह। और ये बात भी बिल्कुल सही है कि आमतौर पे हमारे सवाल जब भी रेज होते हैं, जब हम उसको प्रैक्टिकली करते हैं, अगर हमने इस तरह से किया नहीं है चीज को तो जाहिर है सवाल भी नहीं आता है। तो सवाल जब भी आता है जब हम इसको प्रैक्टिकली करेंगे। कभी कभी किसी के जहन में सवाल इस लिहाज से होता है कि उसको प्रैक्टिकल कहीं ऐसी चीज होती है जो उसको कुछ मिलती जुलती लगती है, तो सोचता है कि अगर ये हो जाए तो क्या इस सूरत में ये हो सकता है। तो ठीक है, मैं इंशाल्लाह बिल्कुल इसको जो है ना उसी तरह से आप लोगों से शेयर कर दूंगा, अपलोड करके। और मेरी तो कोशिश ये भी है कि मैं एक बैच बनाऊं जिसमें जो है ना पूरा एक्सेल को इसमें किया जाए, पूरे एक्सेल को कवर किया जाए। खास तौर से डायनामिक एरे के बाद एक्सेल में एक बहुत बड़ा चेंज भी आया है, उसको भी इंकॉर्पोरेट किया जाए और दूसरी चीज़ों को भी किया जाए। तो मैं कोशिश ये करूंगा कि अगर मेरा बैच बन जाता तो बहुत ही अच्छी बात है, वरना कम से कम ये कि अगर आप लोगों की इस तरह से हौसला अफजाई रहे और आप लोग जो है ना, अगर ऑनलाइन क्लास के वक्त जो लोग ज्यादा ज्यादा इफेक्टिव होता है कि अगर वो लोग उस वक्त मौजूद होते हैं, क्योंकि जब हम किसी चीज के लिए वक्त निकालते हैं ना, तो उस वक्त हम ज्यादा इफेक्टिव वे में उसको पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और हमें हमें यकीनन ये बात मेरे ख्याल से, अगर आपने आपने 8-10 वीडियोस देखी हैं यूट्यूब पे, बहुत बहुत मटेरियल मौजूद है, एक्सेल है या जो भी है, दुनिया भर की चीजें मौजूद है। तो आपने 8-10 अगर वीडियोस वो की हैं, अटेंड की हैं, मेरे ख्याल से उसके मुकाबले में जब आप वेबिनार अटेंड करते हो उसका एक अलग इम्पेक्ट पड़ता है। इसी तरह अगर आप कहीं फेस टू फेस करते हैं उसका एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है। तो हर चीज का एक अलग इम्पैक्ट आता जरूर है, ठीक है ना वो। वरना वरना सारी चीजें लोग वीडियो से ही सीख लें, तो वीडियो से इसीलिए वो सिलसिला नहीं बन पाता। ज़ाहिर यूट्यूब पे आपके पास मटेरियल बहुत ज्यादा होता है, कई दफा हम किसी और तरफ निकल जाते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर हम बाकायदा एक कोर्स अटेंड करते हैं तो उसका एक अलग जो वो एक क्या कहा जाए कि कंसंट्रेशन एक अलग लेवल होता है उसका। तो ठीक है, मैं इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ कि ये तो इंशाल्लाह मैं करूंगा ही जैसे पिछली दफा किया था। और अगर बैच बन जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, तो मैं आज की क्लास यहीं पे क्लोज करता हूँ। वैसे भी संडे, आप लोग भी अपना संडे एंजॉय करें। उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह ये चीज़ें आप लोगों को समझ आई होंगी। और जैसा कि अभी अब्बास भाई ने कहा कि ये भी एक हकीकत है कि हम इसको जब प्रैक्टिकली इसको यूज करेंगे वीडियो को सामने रख के, तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, क्लियरिटी आ जाएगी। फिर अगर किसी का कोई सवाल हो तो मैं बिल्कुल हाजिर हूँ। मेरा नंबर आप लोगों के पास होगा ही यकीनन, व्हाट्सएप पर आप लोग ज्वाइन होंगे, मेरे साथ कनेक्टेड होंगे। ठीक है, तो मैं आज की वर्कशॉप यहाँ पे ख़त्म करता हूँ, वेबिनार यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।